बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपने हवा के घोड़े के बारे में तो सुना होगा। जब कोई हवा के घोड़े पे सवार हो जाता है तो दरअसल वो अपनी ही बका को और अपनी ही सिक्योरिटी को ख़तरे में डाल देता है। आजकल कौमी असम्बली भी हवा के एक घोड़े पे सवार है और धड़ाधड़ अंधाधुंध कानून साजी में मसरूफ़ है और एक एक दिन में 25-25-30 कानून जो है मंजूर किए जा रहे हैं और ये भी उसको पता नहीं चल रहा कि ये कानून जो हैं ये कल को इसी कौमी असम्बली के अरकान और सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी हो सकते हैं। और ऐसे कवानीन भी हैं जिनका कोई ना सर है ना पाँव है, बल्कि ये कवानीन कम हैं और मजाक ज़्यादा हैं। और कौमी असम्बली से एक कानून पास हुआ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल के नाम से, और उस पर जो हुकूमत के वज़रा थे बड़े खुश थे कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन आज जब ये बिल पार्लियामेंट के ऐवान बाला में यानी कि सेनेट में पेश हुआ तो वहाँ पे ऐसा था कि एक बगावत का मंज़र नज़र आ रहा था, जिसमें अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी जो है उसके अरकान ने भी इस बिल की मुखालफत शुरू कर दी, बल्कि वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई। और ऐसा लग रहा था कि अक्सरियत जो है, अक्सरियत सिवाय वज़रा को छोड़ के अक्सरियत ने यह बिल मुस्तरद कर दिया है। तो वहाँ पे फिर जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी साहब, उन्होंने एक टेक्निकल गेम की और उन्होंने कहा कि जी मैं इस बिल को कमेटी को भेज रहा हूँ। हालांकि वहाँ पर जो प्रेस गैलरी में मौजूद सहाफ़ी थे वो सारे गवाह हैं कि हाउस के अंदर बाकायदा एक बगावत का मंजर था और हुकूमत और अपोजिशन के बेंचों से अरकान की अक्सरियत ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया था। क्या सूरत हाल थी, ज़रा ये मंजर आप भी देखें। बिल further to amend the Official Secrets Act 1923, the Official Secrets Amendment Bill Amendment Bill 2023 as passed by National Assembly be taken into consideration and मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखें। मिनिस्टर साहब हो गया जी। It has been moved that they be further to amend Official Secret Act 1923, the Official Secret Amendment Bill 2023 stand referred to standing committee. Thank you जी। तो आपने देखा कि बज़ाहिर तो चेयरमैन सेनेट ने इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किया है, लेकिन जो हुकूमती बेंच थे, हुकूमती बेंचों पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत से सेनेटर्स खड़े हो के हाथ हिला हिला के एहतजाज कर रहे थे। कुछ ने डेस्क भी बजाए और अपोजिशन ने तो इसको वाकई बहुत भरपूर तरीके से मुस्तरद किया। तो आज और भी कुछ बिल थे जो कौमी असम्बली से तो बड़ी आसानी से पास हो गए, लेकिन जब वो बिल सेनेट में आए तो बड़ी मुखालफत हुई और बड़ी रेजिस्टेंस हुई। और एक दफ़ा फिर यहाँ पर जो हुकूमती पार्टियों के जो कुछ अरकान हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे थे और साबिक चेयरमैन सेनेट, साबिक वज़ीर कानून, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रज़ा रबानी साहब ने तो एक मौका पे अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। देखिए वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे यहाँ पे भेजा था टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सेनेट में नहीं भेजा गया, लेकिन मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया गया। जनाब चेयरमैन, आई कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हु टोर अप द UN resolution and said that I am wasting my time, and I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. तो रज़ा रबानी साहब ने ये बिल फाड़ दिए और कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार एक और इत्तेहादी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की। तो ये जनाब हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत है। देखें ना, कौमी असम्बली में हुकूमती वज़रा ने बड़े एहतमाम से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मंजूर करवाया और जब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उसी बिल को जब सेनेट में पेश करते हैं तो उनकी अपनी जमात के भी कुछ अरकान, मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान, उनमें अफनानुल्लाह साहब शामिल थे और रज़ा रबानी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब और ताहिर बज़ंजो साहब और बहुत से जो उनकी इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं, उन्होंने इस बिल को मुस्तरद कर दिया। तो वज़ीर कानून साहब जो है वो इस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं, क्या सोच समझ के बिल पेश करते हैं या ऐसे ही बिल पेश कर देते हैं? इस तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए पार्लिमानी लीडर और मारूफ कानूनदान जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आज आप सेनेट में मौजूद थे जब वहाँ पे हुकूमती बेंचों से वो आवाज़ें बुलंद हो रही थी जो कि आप
आपकी तरफ से भी बुलंद हो रही थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके लिए सरप्राइज़ था कि आपने तो इसकी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत करनी थी, लेकिन हुकूमत के लोगों ने भी इसकी मुखालफत शुरू कर दी। तो ये आज हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर जो मुजाहमत की, जो बगावत की, क्या वजह है? ये जो कानून है, इस कानून के बारे में इतने तहफ़्फ़ुज़ात का मुज़ाहरा क्यों किया गया? कामरान मुर्तज़ा साहब ने, आपने उनका भी बयान सुनाया, JUI को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी तरह PMLN के ट्रेजरी बेंचेस पे जो लोग थे वो भी अपनी अपनी पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करके तो एक बगावत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं कहूँगा उन्होंने अपनी ज़मीर के मुताबिक ये जो बिल पेश करने की कोशिश की गई थी इसकी मुखालफत की। हमने तो करनी ही थी क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि एक बहुत काला कानून है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज जितने सेनेटर्स थे जिन पे मुझे उम्मीद थी कि वो इसको अपोज़ करेंगे, उन्होंने भी इसकी भरपूर अपोजिशन की और एहतजाज किया। ये कानून दरअसल ये कहता है, बड़ा ही अजीब व गरीब नाटसी कानून मैं इसको कहूँगा। ये कानून ये कहता है कि वारंट के बग़ैर किसी भी शख्स की तलाशी ली जा सकती है, किसी भी जगह की तलाशी ली जा सकती है। वहाँ जो सामान है जब चाहे उसको सीज़ किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, और जो चीज़ें दस्तावेज़ात जो भी बरामद हो उसको एविडेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ना अदालत में जाने की ज़रूरत है, ना मजिस्ट्रेट के पास जाने की ज़रूरत है, ना आइन में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ड्यू प्रोसेस की, रूल ऑफ लॉ की, फेयर ट्रायल की, उसके बग़ैर एक तरह से कंप्लीट पावर दे दी गई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि वो जाके तो किसी को भी एक तरह से उनके घर में घुस के तलाशी ले सकते हैं। तो ये कानून था जो सामने आया। कानून साजी आपको पता है एक बहुत अहम तरीन और अजीम काम है जो पार्लियामेंट को कहे, और वो कानून साजी सिर्फ इस तरह की जा सकती है कि आप उस पर डिबेट करें, उस पर मुशावरत करें, उससे स्टेक होल्डर्स के व्यू पॉइंट्स लें और उसके बाद एक्सपर्ट्स को बैठा के बात करें और फिर कानून करें, क्योंकि कानून जो पास होगा वो 25 करोड़ अवाम के ऊपर वो लागू होगा। तो जो बुलडोजिंग का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि लॉ मिनिस्टर साहब आते थे और वो आके कहते थे कि एक बिल है इसको पास कर दें, और वो चेयरमैन साहब या स्पीकर साहब नेशनल असेंबली के वो उसको आए करके सबको कहते थे आप आए करें, लोग आए कर देते थे और वो कानून पास हो जाता था। तो इसको आपके मीडिया ने ही लफ्ज़ एक इजाद किया था कि दिस इज़ कॉल्ड बुलडोजिंग ऑफ द लॉ। जब बुलडोजिंग ऑफ द लॉ हो तो इसका मतलब है कि असल कानून नहीं बल्कि जाली, नकली और मेलिफाइडे कवानीन आ जाते हैं। कानून तो बन जाते हैं लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान देते हैं, मुल्क को बदनाम करते हैं, लोगों का जो एतमाद है पार्लियामेंट पे वो ख़त्म हो जाता है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए मैं तो बड़ी देर से और बहुत सारे सेनेटर्स बहुत देर से बोल रहे थे कि ऐसा कानून साजी नहीं होनी चाहिए, कानून को आप कमिटीज़ के पास भेजें। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हमारे साथ ट्रेजरी बेंचेस वाले सेनेटर्स भी खड़े हुए और उन्होंने भी इसकी भरपूर मुखालफत की और ये भी कहा कि ये क्या ज़रूरत है, हुकूमत 4-5 दिन में तो जा रही है, असेंबली डिज़ोल्व होने लगी है, तो ये क्या हेस्ट है कि 100 से ज़्यादा कानून पास हो रहे हैं, वो भी ऐसे कवानीन जो कि बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, आइन के ख़िलाफ़ हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाएँगे। और जिस तरह मैंने कहा कि इवेंचुअली ये हवा चेंज होगी और कल को जाके यही जो लोग कानून पास कर रहे हैं यही कानून उनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये ख्याल रखना चाहिए, हमेशा तरीक़ेकार दुरुस्त जो है कानून साजी का वो अपनाना चाहिए। तो आज मैंने पहली बार देखा कि ये जो बुलडोजिंग का कॉन्सेप्ट था उसको रोका गया। आपने बल्कि आपको याद होगा इससे पहले भी एक बड़ा काला कानून लाने की कोशिश की गई थी और वो उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस एक्ट। और वो उसमें भी एक तरह इस तरह था कि आप हुकूमत जो थी किसी भी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी शख्स को एक लिस्ट में डाल देती थी, किसी ट्रायल के बगैर वो डाल सकती थी, और अगर वो डाल देती तो फिर वो जो
पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती थी, वो ना इलेक्शन में हिस्सा ले सकती थी, वो बैन हो जाती थी। इस किस्म का जो कानून था वो भी जब लेके आए तो उसके खिलाफ भी मुखालफत हुई, उसके खिलाफ भी लोगों ने कहा कि जनाब कल को ये कानून जो है एक बार आप पास कर लेंगे तो पूरी दुनिया हंसेगी। लेकिन हुकूमत का कहना है कि ये बिल जो था, हुकूमत का कहना है कि इस बिल का जो ड्राफ्ट है ये तहरीक इंसाफ के दौर में तैयार हुआ था, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है। तो लेकिन आज तो सबके सामने आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उन्होंने ये बिल पेश किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल, और फिर आप भी वहाँ मौजूद थे, हम भी प्रेस गैलरी से देख रहे थे, हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी इसको मुस्तरद कर दिया। तो लेकिन जो हुकूमत का मुस्तरद करना है, आप ये नहीं समझते कि ये वज़ीर कानून की एक बहुत बड़ी नाकामी नहीं बल्कि नाअहली है? जी बिल्कुल, जब आपका अपनी हुकूमत का बिल, हुकूमत के सेनेटर्स जो उनके अपने पार्टी के भी हैं और उनके इत्तेहादी पार्टीज़ के भी सेनेटर्स हैं, जब वो उसको रिजेक्ट करें तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको आपके एक डायरेक्टली आपके अगेंस्ट ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया गया है आपके ही पार्टी के सेनेटर्स और आपके ही इत्तेहादी सेनेटर्स ने। तो इसको मैं समझता हूं कि जिस तरह एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, ये लॉ मिनिस्ट्री के खिलाफ या जिसने भी ये तजवीज़ दी थी कि ये बिल पेश किया जाए, उनके खिलाफ ये एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो सेनेट ने आज एक तरह से उसका डेमोन्स्ट्रेशन की। और आपने दुरुस्त फरमाया कि मेरी नज़र में चेयरमैन साहब को शायद ये वोट पे डालना चाहिए था। अगर वो वोट पे डालते तो ये बिल जो है ये मुस्तरद कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने बहरहाल इसको फिलहाल डेफर कर दिया कमेटी के पास। लेकिन सब ने देख लिया कि एक्चुअली बिल जो है वो मुस्तरद हो गया, यानी कि जो देखती आंखों और सुनते कानों ने वहाँ पे जो सूरत हाल देखी तो वो तो बिल एक्चुअली मुस्तरद हो गया। क्योंकि काउंटिंग होती तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो 8-9 वज़ीर थे उन्होंने उसके हक़ में वोट देना था, बाकी तो सारी जो ट्रेजरी बेंचेस थे वो उसके खिलाफ ही थे। अब ये बताएं कि आपको लगता है कि अब ये कौमी असम्बली तो इसकी तो मुद्दत ख़त्म होने वाली है, लेकिन आज भी कौमी असम्बली से कुछ ऐसे बिल 2-2, 3-3 मिनट में मंजूर करवाए गए हैं जो अब सेनेट में आने हैं, जिसमें वो एक पैमरा तरमीमी बिल भी है, उसकी तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने मजम्मत किया, और भी बहुत से बिल हैं, कोई यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर हो गए हैं दर्जनों की तादाद में। तो ये जब सेनेट में आएंगे तो आपको लगता है कि इसी तरह की मुज़ाहमत आइंदा भी होगी? मुझे बहुत खुशी होगी और उम्मीद मेरी यही है कि इसी तरह होगा, क्योंकि आज भी आप देखें कि इस बिल के अलावा भी कुछ बिल थे जो कि पेश किए गए, और उनमें भी सेनेटर साहिबान ने यही कहा कि जनाब आप इसको कमेटीज़ के पास भेजें, इसके ऊपर बाकायदा बहस होनी चाहिए, इस पे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ लेने चाहिए, और फिर जो भी बेहतर कानून साजी है वो की जाए, जो भी कानून आइन के मुताबिक हो और जो कानून जो कौम के मुफाद के लिए हो, उस किस्म का कानून आना चाहिए। तो यही तरीक़ेकार है और यही इसी से इज़्ज़त बनती है पार्लियामेंट की भी और मुल्क और कौम की भी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अगर कानून आते हैं, कुछ कानून की जो ऑब्जेक्ट है, जो पर्पज़ है, जो उसका मकसद है, वो बेशक अच्छा हो, लेकिन उनकी ड्राफ्ट्समैन की इतनी गलतियां होती हैं कि वो कानून का जो असल मकसद है वो पूरा नहीं होता। तो अगर उसको बुलडोज़ कर दिया जाएगा, मैं बार बार बुलडोज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इससे बेहतर लफ्ज़ मुझे नज़र नहीं आता। हाँ। बुलडोज़ कर दिया जाएगा तो फिर वो कानून साजी बिल्कुल गलत होगी। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जब ये पैमरा का कानून भी, अगर कोई ऐसा कानून आता है तो सेनेट में बड़े बड़े, आपको बताऊँ, हामिद मीर साहब एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ वकील भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपर्टीज़ भी है, इंटेलेक्ट भी है, इंटेलिजेंस भी है। तो ये लोग ऐसे नहीं हैं कि वो शीप की तरह उनको आप एक तरफ हाँक दें, जिस तरफ ले जाना चाहें ले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोच समझ के कानून साजी करने के पाबंद हैं, उनको ज़िम्मेदारी का एहसास है, यही ओथ ली हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसे कानून नेशनल असेंबली पास कर भी देती है तो बाय द टाइम वो सेनेट में आते हैं, जो अपर हाउस है, और जैसा मैंने कहा बड़े एक्सपर्ट्स उसमें बैठे हैं, तो फिर हर कोई अपना अपना उसमें इनपुट देना चाहेगा, अपना अपना उसमें तबसरा करना चाहेगा, और उस पर वक्त लगता है। आप ये नहीं हो सकता कि कानून एक मिनिस्ट्री में बैठ के ब्यूरोक्रेटिक तरीके से पास कर दिया, बना दिया जाए और वो सेनेट में आए और उसको उसी तरह 5 मिनट में
आप पास करा लें। ये कानून साजी में बड़े मसले होते हैं, हमें 4-4 महीने लग जाते हैं एक कानून को समझने में और उसके ऊपर तबसरे करने के, उसकी एक एक लफ्ज़, कॉमा, फुल स्टॉप, अच्छा, एंड, और जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उससे उसकी मीनिंग तब्दील हो जाती है, उसके मायने तब्दील हो जाते हैं कानून के, तो उस पर सब पे गौर करना पड़ता है। अच्छा, अब ये बताएं कि कानून की तो आपको समझ आ गई और आप कह रहे हैं कि उन पर बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का बयान सुना है? 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि नई मुर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात होने चाहिए, हम मामला जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास ले जा रहे हैं, और उनके इस बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो इंतखाबात हैं ये 60 दिन या 90 दिन में तो नहीं होंगे। तो एक लीगल एक्सपर्ट की हैसियत से आपकी इसके बारे में क्या राय है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं उन्होंने ये जो बयान दिया है, क्या हुकूमत खुद इंतखाबात को डिले करना चाहती है? जी देखिए, ख्वाहिश ज़रूर होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो देखते होंगे ये जो तबसरे हो रहे हैं और जो लोगों का सेंटिमेंट है और जो पोल्स होते हैं, ओपिनियन पोल्स, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको देखते हुए शायद उनका ख्याल हो कि इलेक्शंस को डिले करना ज़रूरी है उनके लिए, वरना वो वापस हुकूमत नहीं बना सकेंगे। ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन आइन बड़ा इसमें वाज़ेह है। आपको याद है एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जो आइन की शिकें थीं, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फ़ैसला दिया था बहस सुनने के बाद कि कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे सेंसस का इशू हो, चाहे एमरजेंसी हो, चाहे कोई और मामला हो, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप 60 या 90 दिन का जो भी टाइम है मुकर्रर किया हुआ आइन में, उससे आगे आप इलेक्शंस को ले जा सकें। आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। बदकिस्मती से हुआ ये कि जब अदालत ने फ़ैसला दे दिया कि आप 14 मई को इलेक्शंस कराएंगे पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली, पंजाब असम्बली में, तो वो इलेक्शंस नहीं हुए और अब हम एक तरह से एक गैर आइनी मोड में चल रहे हैं। लेकिन आइन क्लियर है, वो इलेक्शन हो ना हो, आइन की खिलाफ वर्जी हो ना हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है और आइन का ताल्लुक है और फैसलों का ताल्लुक है और मेरा अपने व्यू का ताल्लुक है, बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं हो सकती। अच्छा। कि आपका इलेक्शन अगर आप असेंबली डिज़ोल्व करेंगे उससे पहले तो 90 दिन में होना है, अगर वो टाइम पे डिज़ोल्व होगी तो 60 दिन में होना है। ये एक वाज़े इशू है। हालांकि इन्होंने कोशिश की है कि कानून बनाया है जिसमें कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो तारीख मुकर्रर करे, लेकिन वो भी जो कानून है वो बिल्कुल आइन की और कानून जो तशरीह की है आइन की सुप्रीम कोर्ट की ने पाकिस्तान ने, उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अच्छा। तो वो कानून बेशक बनाते रहें इस किस्म के, लेकिन उसमें भी आइन चूँकि सुपीरियर होता है, वो कानून के ऊपर कानून उसको तब्दील नहीं कर सकता। आइन के मुताबिक ही कानून बनना पड़ता है, इसलिए जो आइन कहता है वही होगा। ठीक है। इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होने पड़ेंगे, प्रैक्टिकली हो ना हो, प्रैक्टिकली वो किस तरह डिले कर सकते हैं या करने की कोशिश करेंगे, वो फिर एक अलग कहानी है। अच्छा, अब आखिर में मुझे एक टेक्निकल सवाल है आपकी पार्टी के चेयरमैन के बारे में कि उनको एक नोटिस दिया है इलेक्शन कमीशन ने और उनको बुलाया है कि जनाब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, और ये इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है सवाल कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया तो वो कोई भी रूल निकाल के तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उसका इंतखाबी निशान है बल्ला, उससे महरूम कर सकते हैं, और अगर बल्ला जो है वो बैलेट पेपर पे नज़र नहीं आएगा तो जाहिर बात है पीटीआई को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो चार्जशीट लगाई है, इल्ज़ाम लगाया और तलब किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, ये दुरुस्त किया है? जी देखिए, इसकी मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक अपनी इंफॉर्मेशन से जवाब ज़रूर दे सकता हूँ इसका। और वो ये है कि जहाँ तक तो पार्टी इलेक्शंस हुए थे, वो बिल्कुल पार्टी इलेक्शंस हुए थे और उसकी रिपोर्ट जमा भी करा दी हुई है इलेक्शन कमीशन को। सिर्फ इशू ये था कि वो पार्टी इलेक्शंस कौन से आइन के तहत हुए थे। एक नया आइन था और एक पुराना आइन था। वो नया आइन जो एक ड्राफ्ट किया था उसको शायद वापस ले लिया गया था, तो इलेक्शंस जो हैं वो पुराने आइन के मुताबिक ही हुए हैं।
और ये जो नोटिस आया है अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसका जवाब देंगे जो वकला हैं इलेक्शन कमीशन को जाके, और उनको जो भी हकायक हैं, जिस तरह मैंने कहा इलेक्शन ज़रूर हुए थे, तो वो उनके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको रिमूव किया जाएगा ताकि ये इलेक्शन सिंबल दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हमारे से बात कर रहे थे। यहाँ पर हम एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे कि पिछले चंद दिनों के दौरान कौमी असम्बली से दर्जनों नई यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर हुए हैं। ये हो क्या रहा है? क्या अरकान असम्बली जो हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के नाम पर कोई करप्शन कर रहे हैं? क्योंकि ये इल्ज़ाम तो लगाया जा रहा है और इल्ज़ाम जो है वो भी अरकान पार्लियामेंट ही की तरफ से आ रहा है और उन अरकान पार्लियामेंट की तरफ से आ रहा है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। तो ये जो एक हवा के घोड़े पे सवार हुकूमत अंधाधुंध कानून साजी कर रही है, इस अंधाधुंध कानून साजी के पीछे क्या मकासद हैं, इस पर मज़ीद बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली ज़फ़र साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे और उन्होंने आपको बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के अरकान ने मिलकर उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहमत क्यों की और उसको एक तरह से मुस्तरद क्यों कर दिया। टेक्निकली तो चेयरमैन सेनेट यही कहेंगे कि मैंने तो स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है, लेकिन असल बात यह है कि ये बिल आज मुस्तरद हो गया। तो अब इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले जो अहम तरीन लोग थे उनमें सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब भी थे। मुश्ताक साहब, ये जो चेयरमैन ने स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया बिल, तो दरअसल उन्होंने हुकूमत की साख और इज़्ज़त को बचाने की कोशिश की, क्योंकि हमें तो प्रेस गैलरी से नज़र आ रहा है कि ये तो गया बिल। देखें अमीर साहब, वो तो एक बहुत ड्रैकोनियन ला था और मैंने जब सुबह उसको पढ़ा तो उससे तो पूरा मुल्क एक ओपन एयर प्रिजन, एक छावनी बन जाएगा। और खुलकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 जो कि लाइफ एंड लिबर्टी का तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 10A जो कि फेयर ट्रायल का हक देता है, उसके ख़िलाफ़ था। और हमारे यहाँ आपको पता है मिसिंग पर्सनस का इशू मौजूद है, बड़ी ताकतवर अंदाज से मौजूद है, इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बात होती है, इससे वो मसला और भी बढ़ जाना था। तो मैंने तो फौरी तौर पर उसमें अमेंडमेंट जमा कर ली। आपको पता है कि उसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों को इतना ज़्यादा इख्तियार दिया गया। ये आज अखबारात जो हैं उन्होंने उनकी खबरों में भी यही नजर आ रहा है, सारी चीजें एजेंसीज गेट स्वीपिंग पावर्स टू रेड, कि वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बगैर वारंट के भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जब्त कर सकते हैं। तो उससे इंसानी आज़ादियों को और उससे मीडिया की आज़ादी का और उससे सियासी आज़ादियों को शदीद ख़तरा था। तो मैंने फौरी तौर पर उस पर अमेंडमेंट जमा किया। ये अच्छी बात है कि कम से कम सेनेट ऑफ पाकिस्तान में लोगों को एहसास हो गया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यही पीपल्स पार्टी है, वो कौमी असम्बली में है, वहाँ से यूनानिमसली पास कर लेते हैं और यहाँ जब सेनेट में आ जाते हैं तो ये उसके मुखालिफ बन जाते हैं। तो कौमी असम्बली में अगर पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी वहाँ अपना डाइसेंटिंग वोट दें तो ये बिल मंजूर ही नहीं होगा कौमी असम्बली से और ट्रांसमिट ही नहीं होगा सेनेट के अंदर। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के खिलाफ बगावत है कि कौमी असम्बली में जो वुज़रा हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, वो इसको मंजूर करवा के सेनेट में लाते हैं और वहाँ पे पीपल्स पार्टी, नून लीग, आप और PTI सब मिलकर उसको मुस्तरद कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज चेयरमैन सेनेट ने एक फेस सेविंग हुकूमत की है, वरना ये बिल रिजेक्ट हो गया था। और इसको रिजेक्ट होना ये जमहूरियत के लिए और पार्लियामेंट के लिए और इंसानी आज़ादियों और बशरी हुकूक के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके ख्याल में क्या ये वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं उनकी बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? वो एक वकील हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन उन्होंने बिल पेश किया और रिजेक्ट हो गया। तो क्या ये नो कॉन्फिडेंस नहीं है उनकी अपनी ही इत्तेहादियों का? आज़म नज़ीर तारड़ पे नो कॉन्फिडेंस नहीं है? देखें, मुझे खुद आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बासलाहियत इंसान है, लेकिन जिस तरह उन्होंने इलेक्शन एक्ट में 230 में 2A का इजाफा किया और उसी वक्त उसके ऊपर मसला बन गया, बल्कि यहाँ तक बन गया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि ये यूनानिमस हुआ है और उनके इत्तेहादियों ने कहा, कमेटी के मेंबरान ने कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं था, ये तो उन्होंने खुद डाला है। तो एक तो वो
दूसरा फिर प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का जो बिल आ गया, और तीसरा अब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीमी बिल आ गया। तो इससे वाकई मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है, और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आज़म नज़ीर तारड़ साहब की नाकामी है बल्कि ये इस हुकूमत की नाकामी है, और दोनों को मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पर कोई जवाब तो नहीं रखते। और जिन लोगों ने इलेक्शन में इनको वोट देना है वो इन चीज़ों को जहन में रखेंगे, वो इन चीज़ों को जहन में रखें कि ये किस तरह की कानून साजी करने जा रहे थे और किस तरह की अंदाज से करने जा रहे थे, और किस तरह रूल्स रेगुलेशंस और पार्लियामेंट के कवायद व ज़वाबित को। अच्छा, अब मेरे सामने एक फहरिस्त है। ये पिछले कुछ दिनों में जो बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो हैं वो कौमी असम्बली से उनके बिल मंजूर हुए हैं, और इसमें बाज़ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 यूनिवर्सिटियां मंजूर करवाई हैं। मसलन देखें, एक MNA है डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, 6 यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर करवाए हैं। मलिक नवाब शेर वसीर साहब 3 यूनिवर्सिटियां, डॉक्टर रमेश कुमार इन्होंने 2, डॉक्टर नफीसा शाह 2, ताहिरा औरंगज़ेब 2, आलिया कामरान 2, कैसर अहमद शेख 2। इसी तरह बहुत से अरकान हैं, इन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ इन्होंने मंजूर करवाई हैं। और इसमें एक यूनिवर्सिटी है पाक चाइना गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर, गवादर के नाम पर यूनिवर्सिटी जो है वो लाहौर में बन रही है। तो ये कौमी असम्बली ने तो मंजूर करके भेज दी, तो ये सेनेट में आएंगे सारे बिल। इस पे कोई आप सवाल करेंगे? मैंने वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर साहब से जब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का मसला आया था, उसमें जो तरमीम लाए थे, सिंडिकेट में सिरे से एकेडमिक स्टाफ को नुमाइंदगी नहीं दी गई। अच्छा। और उन्होंने कहा कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में माफिया है और मैं माफिया को खत्म करना चाहता हूं। जरा राना तनवीर साहब से जब आपने सवाल किया तो उनका क्या जवाब था, जरा सुने। सर, मैं मुश्ताक साहब का बहुत मशहूर हूँ। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि नेशनल असम्बली में जो बिल 25 यूनिवर्सिटीज़ की हैं, तो मैं हाउस में नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। वहाँ पे जब मुझे रात खबर मिली तो मैंने सब सर पकड़ लिया। कल आए हैं बिल तो मैंने वहाँ खड़े होके डट के मुखालफत की है और रोका है। अब ये अंदाज़ा लगाएं ये कैसी हुकूमत है कि कौमी असम्बली ने बिल पास कर दिए हैं 25 यूनिवर्सिटियों के, और वज़ीर कानून कहता है मैंने सर पकड़ लिया और मैंने इसकी मुखालफत की, और ये एतराफ़ उन्होंने किया आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। इस किस्म की हुकूमत है जो कि हवा के घोड़े पे सवार है, अंधाधुंध कानून साजी करिए। तो मुश्ताक साहब, ये चक्कर क्या है? ये इसके पीछे क्या कहानी है? मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनसे कहा कि आप कहते हैं मैं माफिया के शकंजे को तोड़ना चाहता हूं, तो आप जब 25 जमा 6 मसावी 31 यूनिवर्सिटियों को आप कौमी असम्बली से एक ही गो में पास कर लेते हैं और फिर आप उसे सेनेट पे भेजते हैं और सेनेट को प्रेशराइज करते हैं, तो क्या आपकी तरफ उंगली नहीं उठी जाएगी कि आप माफिया हैं? मैं तो बिल्कुल इसको तालीमी माफिया समझता हूँ। ये तालीम को तिजारत बनाना चाहते हैं, ये कारोबार करना चाहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में खुलकर लिखा हुआ है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, इससे तबकाती तकसीम बढ़ेगी। और ये जो आपने कहा है, ये जो पाक चाइना गवादर यूनिवर्सिटी, शर्म की बात यह है, ये तो बलोचों की जख्मों पर नमक पाशी है, गवादर के अवाम के जख्मों पर नमक पाशी है। आप और फिर इस्लामाबाद में आप सरकारी प्लाट अपने मनपसंद तालीमी इदारों को, जो मनपसंद उसके मालिकान हैं, उनको दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपके एक सेनेटर साथी हैं, उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और गवादर से उनका ताल्लुक है, और उनका ताल्लुक हुकूमत की इत्तेहादी जमात से है, सेनेटर कोदा बाबर। उन्होंने आज एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं मुश्तरी होशियार बाश, पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब के स्टूडेंट्स होशियार बाश, गवादर के नाम पे लाहौर में यूनिवर्सिटी के क़याम का हुकूमत पाकिस्तान, चीन और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है जिसके लिए MNA इस्तेमाल हो रहे हैं, और जिस MNA ने ये बिल पेश किया है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल, तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 31 यूनिवर्सिटीज़ और जिनका तालीम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, किसी के पेट्रोल पंप हैं, किसी के बेड़पाल स्कीम हैं, और किसी का कोई और कारोबार है, और वो आके एक डिपार्टमेंट, ऐसा लगता है कि ये किसी के फ्रंट मैन है और बिल पास करवा के और फिर बिल के नाम पे फिर उनके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप। इसलिए तो मैंने लफ्ज माफिया इस्तेमाल किया, जिस पे कुछ पार्लियामेंटेरियन नाराज हो गए और वो उठे, उन्होंने मेरे खिलाफ एहतजाज किया कि पार्लियामेंटेरियंस के लिए लफ्ज माफिया इस्तेमाल किया। मैंने कहा मैंने बिल्कुल ठीक किया है। जब आप एक दिन में 31 यूनिवर्सिटीज की, और वो पता ही नहीं चला कि वो किसकी है, और वजीर कानून कह रहा है कि और वजीर कानून खुद कह रहा है, तो ये माफिया फिर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, ये तालीम के साथ जुल्म है और इसको बंद होना चाहिए। तो वजीर तालीम राना तनवीर साहब ने जो खुद ही कह दिया कि मैंने अपना सर पकड़ लिया और मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, तो वो तमाम अरकान कौमी असम्बली
जिन्होंने ये प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बिल मंजूर करवाए हैं, भाई हमारी आपके साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, लेकिन खुद अब आपके वफाकी वज़ीर तालीम ने कह दिया, राना तनवीर साहब ने कह दिया है कि ये आपने गलत काम किया है, तो हमने तो सिर्फ उस गलत काम को आइडेंटिफाई किया। एक वक्फे के बाद मुश्ताक साहब से कुछ और सवाल। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। मुश्ताक साहब, जो आज सेनेट में एक हमने एक माहौल देखा है कि ऐसा लग रहा था कि लोग जो हैं उनके जो ज़ब्त के बंधन थे वो टूट गए, वो कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा था उस पर शर्मसार थे और उन्होंने एक तरह से बगावत कर दी। आप तो खैर पहले से आवाज़ उठा रहे थे, अब आपको लग रहा है कि ये कौमी असम्बली की जो मुद्दत ख़त्म हो जाएगी तो जो सेनेट होगा उसका तो काम चलता रहेगा। तो ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, इसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, इसमें मुस्लिम लीग नून भी होगी, इसमें तहरीक इंसाफ भी होगी, इसमें आप भी होंगे, ताहिर बजिंजो साहब भी होंगे और भी आपके साथी होंगे। तो ये जो इदारा है ये निगरान हुकूमत पे भी एक बहुत बड़ा चेक बनेगा। जी, ये तो अच्छी बात है कि अब कम से कम लोगों ने अपने इनफिरादी राय का इजहार शुरू कर दिया और खुलकर कहा कि हम इन चीज़ों के साथ जो रूल्स रेगुलेशन को वायलेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं वो लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, इसके साथ हम नहीं है। लेकिन मसला ये है मीर साहब के जब केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी तो लेजिस्लेशन तो नहीं हो सकती, इसलिए कि दूसरा हाउस होगा ही नहीं, डिबेट होगी। तो ये है कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए अगर इसी तरह सेनेट जागता रहा तो एक बहुत मौसर और अच्छा रोल अदा कर सकता है, ये खुशाइन है। लेकिन मसला यह है कि जब दूसरा हाउस आ जाएगा और कोई भी हुकूमत बन जाएगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मसला ये है कि जब ये अपोजिशन में होती है तो इनका रवैया, इनका स्टांस कुछ और होता है। जब ये हुकूमत में आते हैं तो वो वही काम करते हैं जिसके ऊपर वो अपोजिशन में अच्छा, अब जितने दिन रह गए हैं इस जाती हुई हुकूमत के, जितने दिन रह गए हैं, तो आपको लगता है कि सेनेट में आप इस बात पे भी को गुफ्तगू करेंगे कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया जी कि अब इलेक्शन तो नई मरदमशुमारी के तहत होगा, तो हम तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएंगे, तो उनके बयान का मतलब ये लिया जा रहा है कि इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा। देखें, एक तो इन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, बहुत जुल्म है। मीर साहब 100 रुपये पर लीटर ले रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानियों से टैक्स, 1 लीटर पेट्रोल में 100 रुपये टैक्स ले रहे हैं, बहुत जुल्म है। दूसरा, इन्होंने 230 में इलेक्शन एक्ट के 2A का जो इजाफा किया है, और ये जो इन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का शोशा छोड़ा हुआ है सेंसस का, इसके नतीजे में तो मुझे वाज़े नज़र आ रहा है कि ये केयर टेकर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, ये इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं और ये बर वक्त इलेक्शन कराने की कोई नियत नहीं रख रहे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। इस वक्त पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं, जो इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, उसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज को भी क्रिएट कर लेंगे तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। तो ये जो अगर इलेक्शन डिले होता है तो इसका फ़ायदा किसको, नुकसान किसको है? इसका फ़ायदा नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को, इसका फ़ायदा उन लोगों को है कि जो कि गैर मुंतखब क़ुव्वतें और ताकतें हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान पार्लियामेंट को, जमहूरियत को, मीडिया को और इंसानी हुकूक को और पाकिस्तान को होगा सबसे ज़्यादा। मार्च 2024 से तो आगे इलेक्शन नहीं जा सकता, क्योंकि मार्च 2024 में सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। जी, मार्च 2024 में सेनेट के इलेक्शन, उससे पहले सूबाई असम्बली जो कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज है, उसका मौजूद होना और उसका हलफ लेना ज़रूरी है कि वो हलफ ले चुका हो और उसके बाद उसे इलेक्टोरल कॉलेज का दर्जा देके उससे सेनेट का इंतखाब किया जाए, तो वो हर सूरत में होगा। तो इसलिए अगर आप एक दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करेंगे तो वो बहरान दर बहरान की सूरत पर होगा। आज एक आपके सेनेटर साथी हैं उनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से था, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, वो पब्लिकली तो बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम अपने जो अपोजिशन के दोस्त हैं उनको ये तजवीज़ दे रहे हैं, आपका भी नाम लिया उन्होंने, कि आप सेनेट में एक रेजोल्यूशन मंजूर करें कि ये जो इलेक्शन है 2023 ही में होना चाहिए और इसको या तो 60 दिन या 90 दिन में होना चाहिए। तो मैंने कहा देखें आप कितने मजबूर लोग हैं कि आपको अपने ज़मीर की आवाज़ जो है बुलंद करने के लिए आपको मुश्ताक अहमद ख़ान की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो कोई आपसे अगर ऐसा रब्ता करे कि ये ऐसा कोई रेजोल्यूशन मूव करे तो आप करेंगे? नहीं, ये तो मेरा खुद फ़र्ज़ है
ये तो खुद मेरा फ़र्ज़ है। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हलफ लिया है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और उसके ऊपर रियासत और हुकूमत को मजबूर करना कि वो अमल करें, ये मेरी पार्लिमानी ड्यूटी है। तो अगर कोई मुझे ना कहे तब भी मैं ऐसे रिजोल्यूशन इंशाल्लाह मूव करूंगा। इससे पहले कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, उससे पहले मैं सेनेट में इंशाल्लाह मूव करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान कह रहे थे कि वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद पेश करेंगे कि जो आइंदा इंतखाबात हैं वो आइन के तकाज़ों के मुताबिक 2023 ही के अंदर होने चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।